वेलकम बैक रॉकर्स। आज हम आपके लिए लिंक इट अप किल सीरीज का फाइनल एपिसोड लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके बाकी एपिसोड्स को देखकर फिर इस फाइनल एपिसोड को जरूर देखिए। पिछले एपिसोड में डाह्युन को यकीन हो गया था कि उसके सामने किलर बैन ही खड़ा है, इसलिए वो उससे दूर भागने लगी थी। रेस्टोरेंट में गेहून को फील हुआ था कि डाह्युन किसी मुसीबत में है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में गेहून लाइब्रेरी में जाता है और डाह्युन को वहां ढूंढता है, क्योंकि डाह्युन अक्सर वहां पर जाती थी। वहां उसको ना पाकर वो डाह्युन को कॉल करता है, तो डाह्युन भागती हुई कॉल अटेंड करती है, लेकिन फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है। पुलिस स्टेशन में चीफ जे और मिंजो से कहता है कि ली आखिर में बैन से मिला था, तो क्या बैन ही किलर है? तब गेहून जे को कॉल करके बताता है कि डाह्युन किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। अब पुलिस डाह्युन की तलाश में निकलती है। गेहून डाह्युन को फोटो दिखाकर उस एरिया के लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। तब उसे डाह्युन का फोन नजर आता है। वो गैस करता है कि डाह्युन यहीं आसपास होगी। यहाँ बैन से बचकर डाह्युन किसी दुकान में जाकर छुपने की कोशिश करती है। अब उसको देखकर दुकान का ओनर समझ जाता है कि वो मुसीबत में है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। अब इतने में वहां पर बैन आकर ओनर को मारने लगता है। वो डाह्युन को ढूंढ लेता है और कहता है, तो तुम्हें याद आ ही गया कि खूनी मैं हूँ, अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसी बीच गेहून को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में बहुत ही दर्द हो रहा है। पिछली बार उसे इतना दर्द तब फील हुआ था जब उसकी बहन की जान जाने वाली थी। अब वो रोने लगता है कि डाह्युन के साथ भी कहीं वैसा कुछ ना हो जाए जैसे येंग के साथ हुआ था। अब इस तरह सोचकर वो डाह्युन को ढूंढ रहा होता है। तब वो उस जगह का पता लगा लेता है जहां पर बैन डाह्युन को गला घोंट रहा होता है। अब गेहून और बैन के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। गेहून कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बहन का खून किया था, लेकिन सच बताओ, क्या तुमने मेरे पापा को मार डाला? फिर बैन अकड़कर कहता है कि हाँ, मैंने ही मार डाला। येंग के खून के कई साल बाद तुम्हारे पापा ने पता लगा लिया था कि मैं खूनी हूँ, और मैंने तुम्हारे पापा को इसलिए मार डाला ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। अब ये जानकर गेहून उसको खूब पीटता है। गेहून की मदद के लिए डाह्युन वहां से एक चाकू लेकर बैन को अटैक करने जाती है, लेकिन बैन चाकू छीनकर डाह्युन पर ही अटैक कर देता है। फिर गेहून थक जाता है और बैन से लड़ नहीं पाता। वो बैन को अपने हाथ से लॉक करके डाह्युन से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ नहीं जी सकता, प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। फिर बहुत देर बाद बैन गेहून को अटैक करने लगता है, लेकिन एन वक्त पर जे अपनी पुलिस फोर्स के साथ आकर बैन को अरेस्ट कर लेता है। अब डाह्युन बेहोश होगा ये और गेहून एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा होता है। डाह्युन की हालत देखकर वो रोने लगता है और डाह्युन उसके इमोशंस को फील कर रही होती है, इसलिए बेहोशी की हालत में भी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे जरा होश आता है तो वो गेहून से कहती है कि बचपन में येंग ने मुझे बताया कि तुम येंग से इमोशनली कनेक्टेड हो। इतने साल बाद मैं जान गई हूँ कि तुम्हारा मेरे साथ इमोशनल कनेक्शन क्यों हुआ। मरने से पहले येंग को मैंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं इस बात को भूल गई थी। अब मुझे याद आ रहा है कि जब हम दोनों बेसमेंट में बंद थे तो हमने मिलकर वहां पर एक स्टिकर चिपकाया था। हम दोनों डरी भी थी, लेकिन फिर भी साथ रहने के कारण बहुत ही खुश थे। हम वहाँ मिलकर खेलती भी थी, पर अचानक येंग रोने लगी। मैंने पूछा कि तुम अचानक क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें इस जगह से डर लग रहा है? तब येंग ने मुझे बताया कि मैं रो नहीं रही हूँ, बल्कि मेरा भाई मेरे बारे में सोचकर रो रहा है, इसीलिए मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। हम दोनों ट्विंस हैं। वो खुश रहता है तो मुझे खुशी फील होती है, अगर मैं दुखी होती हूँ तो उसका भी दुख फील होता है। इस वक्त तो मुझे ढूंढ रहा है और वो डर के मारे रो रहा है कि न जाने मुझसे क्या हो गया, इसलिए मुझे भी उसका दर्द फील हो रहा है। फिर आगे वो कहती है कि हम दोनों वहां से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन येंग ने कहा था कि अगर मैं यहाँ से बच नहीं पाई तो तुम मेरी एक बात मेरे भाई को बता देना। तुम उसे ये बताना कि वो मेरे लिए परेशान ना हो, जो कुछ मेरे साथ होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अगर वो मुझे अकेला छोड़कर खेलने नहीं जाता तब भी ये सब कुछ हो सकता था, इसलिए वो मेरे बारे में फील करके कभी रोए ना। और फिर आगे डाह्युन कहती है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी ये बात तुम्हारे भाई को जरूर बताऊंगी, लेकिन न जाने क्यों बचपन की ये बात मैं बिल्कुल भूल गई थी और मैं अपना प्रॉमिस ही भूल गई थी। दरअसल इस घटना के बाद डाह्युन किसी दूसरे शहर में चली गई थी और वहीं पढ़कर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। डाह्युन की माँ उसको वापस इस शहर में लाना नहीं चाहती थी, लेकिन शहर में उसे पार्ट टाइम जॉब में ठोकरें मिल रही थी, इसलिए उसकी माँ उसको वापस लेके आई। अब इसी वजह से 18 साल बाद जब गेहून इस एरिया में पहली बार आया तो उसे डाह्युन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील हुआ। अब डाह्युन की माँ और नानी उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाती हैं, तो गेहून पैदल ही हॉस्पिटल जा रहा होता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। रास्ते में उसको इल्यूजन भी होता है कि उसकी बहन येंग सामने खड़ी है। वो कहती है, मेरी मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है भाई, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचकर रोना बंद करो और अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। मुझे प्रॉमिस करो कि आज से तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे और अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ोगे। अब गेहून उसको प्रॉमिस करता है और फील करता है कि वो अपनी बहन को गले से लगा रहा है। फिर गेहून हॉस्पिटल पहुंचता है। डाह्युन की माँ उसे बताती है कि डाह्युन को कुछ नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गेहून कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ठीक वक्त पर जाकर डाह्युन की मदद नहीं कर सका।
नहीं बेटा, तुम माफी क्यों मांगते हो? मेरी बेटी को बचाने के लिए तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। मुझे तो तुमको थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसकी मैं भी एक तरह से जिम्मेदार हूँ, इसलिए माफी तो मुझको ही मांगनी चाहिए। अब यहाँ पुलिस की मार खाने के बाद बैन बता ही देता है कि उसने हुआन को कहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। फिर पुलिस चीफ वहाँ जाकर हुआन को बचा लेता है। अब यहाँ सर्जरी के बाद डाह्युन को कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अब उस एरिया में सब यही बातें करते हैं कि मार्केट में बैन बहुत ही भले इंसान की तरह बिहेव करता था, लेकिन अब पता चला है कि उसने गेहून की बहन, फिर उसके पापा और आखिर में ली का भी खून कर डाला। इतना ही नहीं, सीरीज की शुरुआत में ली और डाह्युन के बीच हाथापाई हुई थी। तब ली ने डाह्युन को धक्का दिया था और वो बेहोश हो गई थी। इसी बीच बैन ली को फॉलो करके वहां पर गया था और ली के सर पर कोई भारी चीज भी मारी थी। वो नहीं चाहता था कि ली गलती से भी डाह्युन को उसके बचपन के बारे में बताए। अब पुलिस स्टेशन में बैन अपने सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। यहाँ गेहून आज तक अपनी माँ से झूठ बोल रहा था कि पापा जिंदा हैं, लेकिन अब वो सच बता देता है कि पापा बहुत पहले ही मर चुके हैं। पर आपकी हालत को देखकर मुझे आपको सच बताने की हिम्मत नहीं हुई माँ। फिर वो अपने पापा का वॉलेट अपनी माँ को देता है। उसमें अपने पति की फोटो देखकर उसकी माँ बहुत ही रोने लगती है और फिर अपनी माँ को सच बताने के बाद गेहून का मन बहुत ही हल्का हो जाता है। अब कुछ हफ्ते के बाद डाह्युन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। उसकी लाइफ में अब एक और बदलाव आ गया है। अब गेहून और डाह्युन के बीच किसी इमोशनल कनेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि डाह्युन की बहन अपने भाई से जो कहना चाहती थी वो कह चुकी है, इसलिए अब वो एक दूसरे के इमोशंस को फील नहीं कर पाते। अब एक दिन डाह्युन कहीं बाहर जा रही होती है कि अचानक बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए डाह्युन एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तब गेहून एक छाता लिए वहां पर आता है और कहता है कि तुम्हें देखे कई दिन हो गए हैं, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गेहून एक भी बार डाह्युन से मिलने नहीं आया था, इसलिए डाह्युन बड़े गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर गेहून उसके पीछे भागता है और उसे छाते के अंदर लेकर कहता है कि बारिश में भीगने से तुम फिर बीमार पड़ सकती हो। मैं इतने दिन तुमसे मिलने नहीं आया, इसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो डाह्युन को किस करता है और दोनों फैसला करते हैं कि बीती बातों को दोनों ही भुला देंगे और आगे की जिंदगी खुशी से बिताएंगे। फिर दिखाते हैं कि नानी एक आदमी से मिलती है। ये और कोई नहीं, डाह्युन के पापा हैं। 20 साल पहले डाह्युन की माँ और पापा का डाइवोर्स हो गया था। दरअसल जिसे डाह्युन अपनी नानी समझती है वो उसकी पापा की माँ है। वो पूछता है कि जब मेरा और डाह्युन की माँ का डाइवोर्स हो चुका था तो आप वहाँ उसके साथ क्या कर रही हैं? आपको मेरे साथ रहना चाहिए। तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब इन दोनों का डाइवोर्स हुआ था तो उसकी माँ बहुत ही मुश्किलों का सामना करके अपनी बेटी को पाल रही थी। जब डाह्युन लापता हो गई थी तो उसकी माँ बहुत ही घबरा गई थी और उसने अपनी सास को फोन करके ये बात बताई थी। अब नानी अपनी बहू की परेशानी समझ गई थी और तुरंत उसकी मदद के लिए आ गई। जब डाह्युन वापस मिल गई तो बेहोश थी और उस घटना के बारे में भूल भी गई थी। इसके बाद नानी डाह्युन की माँ को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानने लगी और डाह्युन की नानी बनकर उनके साथ रहने लगी। अब दिखाते हैं कि डाह्युन की माँ बस स्टॉप पर नानी का इंतजार कर रही है। वो बहुत ही परेशान होती है कि जो मेरी माँ बनकर इतने साल सुख दुख में मेरा साथ देती रही, कहीं वो हमेशा के लिए अपने बेटे के पास तो नहीं चली गई। तब वहां पर एक बस आकर रुकती है और नानी बस से उतरती है। तब जाकर डाह्युन की माँ को चैन आता है। अब नानी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, वो तो मैं यूं ही टहलने निकली थी। अब इनकी बातों के बीच एक आदमी वहां से स्मोक करता हुआ जाता है और जाते जाते डाह्युन की माँ पर धुआं फूंक के जाता है। अरे क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है जो दूसरा के मुंह पर धुआं फूंक रहे हो? उसकी माँ की बात सुनकर वो आदमी माफी मांगने के बजाय उल्टा उनको डांटने लगता है। इस वक्त तो इन दोनों के पास इनके फेवरेट वेपन्स भी नहीं होते, इसलिए दोनों भागने लगती हैं। फिर भागते भागते नानी कहती है कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं चैन और शांति से जी रही थी, लेकिन जब से तुम्हारे पास आई हूँ तब से मेरी लाइफ में भाग दौड़ और झगड़े भरे हुए हैं। मुझे तो ये लाइफ बहुत ही थ्रिलिंग लगती है। डाह्युन की माँ जवाब देती है कि शांत लाइफ बोरिंग हो जाती है, आप मेरे साथ रहेंगी तो एक्शन और थ्रिल दोनों एंजॉय करेंगी। हाँ बेटी, मुझे भी चुपचाप अपने बेटे के घर में कैद रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह दोनों बहुत दिनों के बाद खुशी खुशी गप्पे लड़ाकर भाग रही होती हैं। यहाँ गेहून ने अपने रेस्टोरेंट की चीजें पैक कर ली हैं और उसने इस एरिया को छोड़कर जाने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन अब डाह्युन से मिलने के बाद उसका सारा प्लान चेंज हो गया है। वो अपनी सारी चीजें फिर से रेस्टोरेंट में रखवाता है और फिर गेहून को देखकर डाह्युन बड़ी खुशी खुशी भाग कर आती है और गेहून के मन में तो तितलियां उड़ने लगती है कि ये मुझे किस करने आ रही है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके बस पपी को प्यार करने लगती है। इस पूरी सीरीज में गेहून ने अब तक अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला होता, क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। अब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और इसलिए रेस्टोरेंट खोला जा रहा है। सब बहुत ही खुश होते हैं। अब गेहून और डाह्युन अक्सर बाहर जाते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं, लेकिन गेहून का नेचर ही ऐसा है कि वो ठीक से हंसना भी नहीं जानता। अब इस पर डाह्युन उसे प्यार से डांटती है। फिर वो एक बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं।
वहाँ पर कपल्स एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन गेहूं को ये सब पसंद नहीं है और वो कहता है कि पब्लिक में इस तरह बिहेव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जब वो मुड़ता है तो डाहयुन उसको खिलाने के लिए तैयार होती है। अब उसकी बातें सुनकर डाहयुन बड़ी उदास हो जाती है। फिर गेहूं उसको उदास नहीं देख सकता और झूठ बोलता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे हाथ से खाने में मुझको तो बहुत ही मजा आता है। फिर लौटकर गेहूं जिम को बताता है कि मुझे ये प्यार, डेटिंग वगैरह बहुत ही अजीब फील हो रहे हैं। पहले कम से कम मुझे ये तो पता था कि डाहयुन क्या फील कर रही है, लेकिन अब हमारे बीच वो इमोशनल कनेक्ट तो है नहीं और इस वजह से डाहयुन को समझना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ जे और मिंजो की लव स्टोरी फिर से शुरू हो गई है। उन्हें एक पुलिस कार फॉलो कर रही होती है और इस बात से बेखबर मिंजो जे से कहती है कि हमारी नई लव स्टोरी स्टेशन में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब यहाँ बैन 3 कत्लों की सजा काट रहा होता है। हुआन अक्सर उससे मिलने आता है और पूछता है कि अगर तुमने येंग का खून किया था तो उसकी लाश कहाँ छुपा रखी है। पहले बैन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन बहुत देर बाद वो बताता है कि उसने येंग की लाश को पास के गाँव में दफनाया था। दरअसल जब डाहयुन की मां ने बैन के पार्टनर को मार डाला था तो हुआन ने उसे और नानी को बताया था कि किस तरह लाश पर लगा हुआ खून साफ करना है और कैसे उसको पैक करना है ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसलिए उस आदमी की लाश को पैक करके दोनों ने हुआन के हवाले कर दिया था। हुआन ने वो लाश बैन को दी थी और उसे दूर किसी जगह दफनाने को कहा था, लेकिन बैन ने बड़ी चालाकी से येंग की लाश को भी उसी जगह पर दफना दिया था। अब समझ में आता है कि शुरुआत में डाहयुन की मां और नानी ने ली को इतनी खूबसूरती से पैक कैसे किया था। दरअसल उन्हें हुआन से इस बात की ट्रेनिंग मिली थी। अगर डाहयुन को ये सब पता चल गया था, अगर डाहयुन को ये सब पता चलता तो वो बहुत ही बुरा फील करती कि उसकी मां एक खूनी है, इसलिए दोनों ये बात डाहयुन से छुपा रही थी। अब बैन की बताई हुई जगह पर पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं, एक येंग की और दूसरे बैन की पार्टनर की, जिसे डाहयुन की मां ने मारा था। हुआन ने गेहून को भी स्पॉट पर बुलाया होता है। गेहून बहुत ही रो रहा होता है और अपनी बहन और पापा के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। फिर कुछ दिन बाद गेहून अपनी माँ को उनके मेमोरियल पर लेके जाता है और दोनों उनके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर लौटते वक्त उसकी माँ कहती है कि येंग के जाने के बाद हमारी फैमिली खुशी नाम की चीज ही भूल गई थी। मैंने भी अपना दुख तुम पर लाद दिया और तुम्हें भी खुश नहीं रहने दिया, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी और तुम्हें भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। हमें फिर से एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहिए। और ये सुनकर गेहून बहुत ही खुश होता है। आखिर गेहून के रेस्टोरेंट के खुलने का दिन भी आ जाता है, क्योंकि गेहून एक फेमस शेफ है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट देखकर कई लोग रेस्टोरेंट में आते हैं। धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। अब इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके दिखाते हैं। टैक्सी ड्राइवर और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हैं। जे अब अपने पापा और मिंजो को बहुत ही खुश रखता है। चैंग के काम में वो उनकी मदद करता है और उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। पुलिस ऑफिसर हुआन और डाहयुन की मां कॉलेज में साथ पढ़ते थे और उनकी दोस्ती अब तक बनी हुई है। ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी भी बहुत साल बाद अब लड़ना बंद करके खुश रहते हैं। गेहून और डाहयुन की लव स्टोरी को सपोर्ट करते करते युगेन और जिम में प्यार हो जाता है और आखिर गेहून फिर अपना लव प्रपोज करता है और डाहयुन को किस करता है। तब उन्हें छोटा गेहून और जे, छोटी येंग और डाहयुन हंसते खेलते सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आते हैं और बचपन की इन्हीं हसीन यादों में दोनों खुशी खुशी खो जाते हैं। फिर डाहयुन सीढ़ी पर चढ़ती है और फिसल जाती है, लेकिन गेहून उसको पकड़ लेता है और कहता है कि इस तरह मैं तुमको पूरी लाइफ सपोर्ट करूंगा। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। शुरू में हम यही सोच रहे थे कि गेहून की बहन येंग कहीं जिंदा होगी। ये भी सोचा कि येंग किसी तरह से बच गई होगी और बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर मिंजो बन गई है, लेकिन आखिर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल इस सीरीज में यही बताने की कोशिश की गई है कि लाइफ में जो कुछ हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको सोचकर अपनी प्रेजेंट लाइफ को दुख से भरना नहीं चाहिए। बीती बातें कभी नहीं लौटती। इस सच्चाई को समझकर आज हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों क्या आपका भी यही ख्याल है? और इस सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? ये दोनों बातें कमेंट्स में बताइएगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा और सीरीज बेहतरीन लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।